गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट की जिसका नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये सब्जेक्ट जो आपका है ये आपके सेमेस्टर फर्स्ट के जो 8 सब्जेक्ट टोटल 8 पेपर होने वाले हैं उन्हीं में से एक पेपर होगा। और आपको हमने बताया भी था कि जो आपके 8 पेपर होंगे उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होंगे उन सब्जेक्ट में आपका सीडीपी भी शामिल है। आप याद रखिएगा, ये जो आपका सब्जेक्ट है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसी को हम सीडीपी भी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी। और यहाँ पे अगर बात की जाए सीडीपी की तो इस सब्जेक्ट में हम ये समझते हैं कि किस प्रकार से एक बालक का, चाइल्ड का विकास होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बाल विकास, बाल मतलब चाइल्ड और विकास मतलब डेवलपमेंट। किसी भी बच्चे का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है और वो कैसे सीखता है, उसका लर्निंग प्रोसेस क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में समझने वाले हैं। इस सब्जेक्ट में जो बाल विकास से संबंधित कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में, जो इसके थिंकर हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ में हम ये समझेंगे कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँ और वो उसको अपने जीवन में आत्मसात कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी का जो आपका सब्जेक्ट है, इसकी महत्ता क्या है, ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है, तो आप याद रखिएगा। अगर सीडीपी आपने यहाँ पे पढ़ लिया तो आपका चाहे वो सीटेट का पेपर हो और चाहे वो बिहार टेट का पेपर हो, ठीक है, इन दोनों ही पेपर में सीडीपी का अच्छा रोल होता है। सीडीपी के जो टोटल क्वेश्चन आते हैं सीटेट में या फिर बिहार टेट में, सीटेट में टोटल 30 क्वेश्चन तो अकेले सीडीपी के आते हैं। और इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट होता है वहाँ, जैसे मान लीजिए 30 नंबर की हिंदी आ रही है तो 30 नंबर की हिंदी में से 15 क्वेश्चन उसमें भी होंगे सीडीपी के। हिंदी को कैसे बच्चों को सिखाना है, क्या तरीका अपनाया जाए जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अगर सीटेट आपको पास करना है तो आप याद रखिएगा आपको सीडीपी पढ़ना ही होगा। बिना सीडीपी पढ़े आप सीटेट पास नहीं कर सकते, क्योंकि सीटेट का जो मैक्सिमम पोर्शन है उसमें सीडीपी ही पूछा जाता है। और बेसिकली आप जो कोर्स कर भी रहे हैं, जो आपका डीएलएड का कोर्स है, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको करने के बाद आप जब शिक्षक बनेंगे तो आप बच्चों के ही शिक्षक बनेंगे। 1 to 5, 6 to 8 जो भी होगा, तो उसमें लगभग 13-14 साल तक के बच्चे आपके सामने होंगे। तो बच्चों का किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है आपको ये समझना पड़ेगा। उनका लर्निंग प्रोसेस क्या है, उनको किस प्रकार से हम सिखा सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यही वो सब्जेक्ट है जो कि आपने स्कूल में नहीं पढ़ा। आपने जो भी ग्रेजुएशन किया हो, जिस सब्जेक्ट से भी 12th किया हो, हाई स्कूल किया हो, वहाँ पे ये सब्जेक्ट डायरेक्ट आपको पढ़ने को नहीं मिला होगा। अभी हम मैथ पढ़ रहे थे, इससे पहला जो आपका क्लास था मैथ का, तो मैथ में आप देखते हैं कि ये तो आप बचपन से कहीं ना कहीं देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। आप बात करें हिंदी की तो हिंदी भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। या फिर आप सोशल साइंस की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो कहीं ना कहीं सुना होता है। मतलब सीडीपी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो हम पहले से थोड़ा बहुत या ज़्यादा कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं। सीडीपी एक नया सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट के लिए, और सीडीपी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है क्योंकि इसको पढ़े बिना, इसको समझे बिना आप ना तो एक शिक्षक बन सकते हैं और ना ही सीटेट पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसकी क्लास आपकी डेली 8 बजे से होगी रूटीन में, मतलब 3-4 दिन हफ्ते में भी क्लास रहेगी, फिर आगे इसको बढ़ा दिया जाएगा। तो आज हम सबसे पहले इसका सिलेबस समझ लें, इसका पेपर पैटर्न समझ लें। अगर हम बात करें इसके पेपर पैटर्न की तो आपके सामने यहाँ पे पेपर पैटर्न हमने लिख दिया है। सब्जेक्ट का नाम क्या है, तो सब्जेक्ट का नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जैसा कि आपने ऊपर देख लिया है। और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। आज आप इसमें इंट्रोडक्शन में समझेंगे कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। ये जो आपका टोटल पेपर होता है इस सब्जेक्ट का, वो होता है 50 नंबर का। ठीक है, टोटल अगर पेपर की बात की जाए तो कितने मार्क्स का है, ये 50 मार्क्स का पेपर आपका होता है। और इसमें से कम 25 मार्क्स आपको लाने होते हैं पास होने के लिए। यहाँ पर 50% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए इस पेपर में। देखिए 50 क्वेश्चन का ये, 50 नंबर का ये आपका पेपर है, जिसमें 25 आपको मार्क्स लाने ही होंगे। अगर आप 25 से कम मार्क्स लाते हैं, पासिंग मार्क्स से कम लाते हैं, तो फिर आपको इसमें फेल मान लिया जाएगा।
अब अगर बात की जाए जो 50 नंबर का टोटल पेपर होने वाला है, इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, ये आपके 40 क्वेश्चन। इस पेपर में टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे जो 50 नंबर के होंगे, जिसमें से कम 25 आपको लाने होंगे, तभी आप पास होंगे। अब ये जो 40 क्वेश्चन होंगे, इन 40 क्वेश्चन में किस किस टाइप के क्वेश्चन शामिल होंगे, तो पहला जो इसका पोर्शन होने वाला है वो आपका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऐसे प्रश्न जिनमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। जैसे हम एक आध प्रश्न आपके सामने इसमें से बोल देंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्या मतलब होता है, ऐसे प्रश्न जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं और इन 4 में से एक ऑप्शन आपका सही होता है। जैसे कि क्वेश्चन है, मान लीजिए टोली की आयु किसे कहते हैं। टोली की आयु, बच्चे कब टोली में रहना पसंद करते हैं, कब वो अपना एक ग्रुप बनाने लगते हैं। तो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, टोली की आयु किसे कहते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए किशोरावस्था को, ऑप्शन बी बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी शैशवावस्था को, ऑप्शन डी युवावस्था को। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, बाल्यावस्था को। बच्चे जब बालक काल में होते हैं तो वो क्या करने लगते हैं, अपना एक ग्रुप बनाने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप आपने देखा होगा। जब वो शैशवावस्था से, शिशु से थोड़े बड़े होने लगते हैं तो बच्चों का ग्रुप बनने लगता है, वो ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइम में क्या हो गया, वस्तुनिष्ठ में 4 ऑप्शन दिए हैं, एक प्रश्न है और उन 4 में से ही एक सही आंसर है जो आपको वहीं लिख देना है। क्वेश्चन का नंबर डाल के आपको लिख देना है। इस तरह के 15 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो टोटल 15 मार्क्स आपका हो जाएगा। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आपको फ़ायदा होता है कि इसका अगर आपको आंसर पता है, आपने आंसर लिखा है, सही आंसर है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं, तो इसलिए नंबर यहाँ पे कटते नहीं। तो 15 में 15 आपको मिल सकते हैं। यही वो पोर्शन है जहाँ आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, कोई मार्क्स आपका कटता नहीं है, क्योंकि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ जो है लिखना होता है। उन 4 में से ही एक आंसर होता है। अगला होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनका आंसर 1 से 2-3 लाइन में दे देना है। मतलब अगर हाँ या ना में कोई प्रश्न पूछा गया है, तो जैसे मटर का वैज्ञानिक नाम बताइए, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मटर का वैज्ञानिक नाम, तो आप 1 लाइन में लिख देंगे मटर का वैज्ञानिक नाम ये है, ठीक है, चटवा में। तो मटर का वैज्ञानिक नाम 1 लाइन में लिख जाएगा। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन आ गया, किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है, तो आप इसको 2-3 लाइन में लिख सकते हैं। किशोरावस्था किसे कहते हैं, 2-3 लाइन में। तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिनका आप आंसर 1 से 3 लाइन के बीच में दे देते हैं। और ये भी 15 क्वेश्चन आते हैं, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। 15 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो 15-15 30 हो गए। अब आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 10 होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यहाँ पे टोटल 20 मार्क्स का आपका ये वाला पोर्शन होता है। 10 प्रश्न, जैसे कि अगर बात की जाए, यहाँ पे एक आध प्रश्न मैं आपको सुना देता हूँ। दिया गया बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का आंसर आपको 6-7 लाइन में लिख देना है। बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा और इसका आंसर 6-7 लाइन में आपको लिख देना है। या फिर दूसरा क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जब बच्चे किशोर होते हैं तो उस समय शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको 6-7 लाइन में आपको लिख देना है। 5 से 7 लाइन के बीच आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर का होता है। तो 15 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव, 15 क्वेश्चन हो गए वेरी शॉर्ट और 10 क्वेश्चन हो गए शॉर्ट। टोटल क्वेश्चन हो गए 15-15 30 और 10 40 और टोटल मार्क्स हो गए 15-15 30 और 20 50। 50 मार्क्स का आपका पेपर है। बहुत ही आसानी से आप इसमें 25 मार्क्स ला सकते हैं पास होने के लिए। चूँकि इसको हमने भले ही पहले न पढ़ा हो, लेकिन आप याद रखिएगा ये ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पे कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं जिनको हमें पकड़ना होता है। नेगेटिव वर्ड का मतलब जहाँ बहुत हाइपर किसी को कर दिया जाए या फिर कोई नेगेटिव, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, उस बच्चे को क्लास से बाहर कर देंगे, उस बच्चे को पीटेंगे, उसके माता पिता को बुला देंगे, या फिर हम कोई ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिससे कि बच्चे की रुचि उसमें हो और उसका मन लगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे आसान है बच्चे की रुचि जिसमें हो, क्योंकि यहाँ पर जो आजकल की एजुकेशन है,
जो एजुकेशन आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर जो भी हो, आजकल की एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है, यानी कि विद्यार्थी को केंद्र में रखना है, नहीं विद्यार्थी केंद्रित है, स्टूडेंट सेंट्रिक है। तो यहाँ पर विद्यार्थी के हित में ही बात करनी है, हमें वो काम करना है जो कि विद्यार्थी को समझ में आए और विद्यार्थी के दिमाग पर कोई प्रेशर ना पड़े। तो यहाँ पे इस तरीके से भी अगर आप 2-4 पॉइंट पकड़ लेते हैं कि हमारी एजुकेशन में विद्यार्थी को सबसे प्राथमिकता दी गई है, टीचर हो, क्लासरूम हो, समाज हो, ये सब बाद में, पहले क्या है, विद्यार्थी है। तो हमें विद्यार्थी को अगर सेंटर में रखेंगे तो आधे प्रश्न ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। बाकी निगेटिव चीज़ों को हमें नहीं लेना है, विद्यार्थी को पीटना नहीं, हमको पीटने की बात होगी तो उसको डांटना नहीं है, या फिर किसी प्रकार से उसको नीचा नहीं दिखाना। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये सब्जेक्ट भले ही आपका पढ़ा हुआ सब्जेक्ट नहीं है, आपका टच में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी अवस्थाओं से आप गुजरे हुए हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, ये प्रश्न पत्र आपका 50 नंबर का है, जहां आपको आसानी से 40-45 नंबर अगर मिल गए तो आपका परसेंटेज भी अच्छा होगा और आपको वहां पर आगे, अगर आपने यही तो सब आएगा सीटेट में कुछ अलग आएगा? आप बताइए, सीटेट हो चाहे बिहार टेट हो, यही सब तो आने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि हम इसकी अलग से तैयारी करेंगे, अलग से कोई कोर्स परचेज कर लेंगे। अधिकतर विद्यार्थी अपने जीवन में जो गलती करते हैं, बहुत सारे लोग, हमने भी गलती की और भी लोग गलती करते हैं, अधिकतर लोगों की गलती होती है कि वो करते क्या है कि वो जिस कोर्स को कर रहे हैं उसकी पढ़ाई न करके कुछ और पढ़ाई करते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप इस समय डीएलएड कर रहे हैं, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, वो डीएलएड की पढ़ाई नहीं करेंगे, वो सीटेट की तैयारी करेंगे या फिर कुछ और करेंगे अपना। तो इससे क्या होगा, सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे तो उनका हो सकता है कि सीटेट निकल जाए, लेकिन सीटेट का जो भी कोर्स आपने परचेज किया होगा, जहाँ भी कोचिंग में आप होंगे, वहाँ ऑब्जेक्टिव केवल आपको सिखाया जाएगा टिक मारना, क्योंकि उसमें लिखने के लिए तो आता नहीं है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी डीएलएड की पढ़ाई कर ले, जो आपका कोर्स है उसको कंप्लीट कर ले, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका डीएलएड में तो अच्छा मार्क्स बनेगा ही, डीएलएड में तो आप पास होंगे ही फर्स्ट डिवीज़न से, साथ ही साथ में जो डीएलएड में पढ़ाया जाता है वही सीटेट में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कोई विद्यार्थी अच्छे से डीएलएड का कोर्स कवर कर लेगा तो डीएलएड में तो पास होगा ही अच्छे मार्क्स से, और वो सीटेट में भी अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम होता है और आपको सीटेट में 150 में से केवल 90 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। 90 नंबर कितने में से? आपने कहा 150 में से, जो आप बड़ी आसानी से ला सकते हैं डीएलएड की पढ़ाई करके, दोनों को आप कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पे ध्यान देने से आपका दोनों तरफ से लाभ होता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस सब्जेक्ट के सिलेबस को, कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर हैं, उन चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं, और उन टॉपिक से संबंधित चीज़ों को क्या हमने पहले कभी सुना है या नहीं सुना है, इन चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। तो आ जाते हैं अपने सिलेबस पर। अब यहाँ पे अगर बात की जाए सिलेबस की, तो पहला जो आपका चैप्टर है वो है बाल विकास एवं इसकी अवस्थाएं। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है यहाँ पर? पहला चैप्टर आपका बाल विकास एवं इसकी अवस्थाएं, यानी कि किस प्रकार से जो चिल्ड्रन होता है, जो चाइल्ड होता है, उसका कैसे विकास होता है, बाल विकास, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे वो माँ के गर्भ में आता है और उसका डेवलपमेंट कब से शुरू होता है। इस प्रकार के प्रश्न सीटेट में या फिर आपके डीएलएड में पूछे जाते हैं कि बच्चे का विकास कब से शुरू होता है, माँ के गर्भ से शुरू होता है, पैदा होने के बाद शुरू होता है, 6 साल में शुरू होता है, 10 साल में शुरू होता है, या फिर किसी बच्चे का मानसिक विकास लगभग कब तक कंप्लीट हो जाता है, मतलब उसका मानसिक विकास जो है वो 80% या 70% कब तक हो जाता है, 6 साल की उम्र तक, 15 साल की उम्र तक, 11 साल की उम्र तक। तो बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं आंसर देने में। तो पहला हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट, माँ के जो है गर्भ से ही उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। बाल विकास की अवस्थाएं क्या हैं, कौन कौन सी स्टेज हैं? स्टेज का मतलब कि वो माँ के रूप में आता है, गर्भ में आता है, फिर उसके बाद वो जन्म लेता है, शैशवावस्था यानी कि सबसे उसकी प्राइमरी स्टेज से सेकेंडरी, फिर बाल्यावस्था, वो बालक हो जाता है, उसके बाद वो किशोर हो जाता है, फिर यहाँ पर वो जा कर के क्या होगा, किशोर के बाद वो अडल्ट हो जाएगा, तो उसको फिर बालक नहीं कहेंगे। तो बाल विकास की क्या अवस्थाएं? आपने कहा पहले तो वो जो है शैशवावस्था में रहेगा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या फैक्टर हैं जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट को जो है प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के घर का माहौल अच्छा नहीं है,
माता पिता में झगड़े होते हैं, माहौल पड़ोसियों का अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ें हैं, लोग जो है किसी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में रहते हैं, या फिर मान लीजिए कि कहीं पर उसका पोषण अच्छा नहीं है, तो इन सब का क्या पड़ेगा, उसके मानसिक विकास पर, उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा चैप्टर है विभिन्न अवस्थाओं में विकास। कौन कौन सी जो अवस्थाएं होती हैं जिनमें विकास होता है। जैसे कि अगर बात की जाए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शरीर से बड़े कमज़ोर दिखाई देंगे, दुबले पतले दिखाई देंगे, सिंगल चेसिस जिसको बोलते हैं दिखाई देंगे, लेकिन उनका अगर माइंड की बात की जाए तो उनका मानसिक विकास वो बड़े तेज होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं। कुछ बच्चों की बात, मैं सारा ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दुबले पतले ही तेज होते हैं, कहने का मतलब है शरीर से कमज़ोर है लेकिन दिमाग से तेज हो सकता है। कोई व्यक्ति दिमाग से कमज़ोर है लेकिन शरीर से वो मजबूत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या शारीरिक विकास कैसे होगा, किस प्रकार से उसको समाज में माहौल मिले जिससे कि उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो हो पाए, उसका शारीरिक विकास हो पाए, किस प्रकार से उसको पोषण मिलना चाहिए, क्या क्या जरूरी है। फिर मानसिक विकास के लिए किस प्रकार का पोषण, किस प्रकार का माहौल जरूरी है। संवेगात्मक विकास का मतलब ये होता है कि उसके जो विचार हैं, उसके मन में जो भी थीम्स आ रहे हैं वो किस प्रकार से डेवलप होंगे। सामाजिक विकास कैसे होगा, सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा। सामाजिक विकास की बात की जाए, जैसे कि हमारी सोसाइटी है, अब हमारी सोसाइटी में बहुत सारे समाज के रूल हैं, उन रूल्स को हम फॉलो करते हैं जाने अनजाने में। जैसे मान लीजिए, आप कई बार होता है कि आप अपने जो है नाना नानी के पैर छूते हैं लेकिन मामा मामी के पैर नहीं छूते हैं। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है कि बिहार में कुछ और हो, क्या पता, वहाँ का हमें नहीं पता है। और भी बहुत सारे जो है समाज में नियम कानून होते हैं। जैसे कि एक नियम कानून ये भी है कि कई क्षेत्रों में देखा गया है कि जो लड़कियां हैं वो अपने माँ बाप के, बड़े भाई के पैर छूती हैं। कई क्षेत्रों में होता है कि ऐसा नहीं होता है, वो नहीं पैर छूती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक विकास का मतलब है समाज में जो भी परंपराएं हैं, होली कैसे मनानी, दिवाली कैसे मनानी, ईद, मुहर्रम, ये सब त्यौहार जो है आपको समाज के बारे में पता होना चाहिए। अब पता चला होली का त्यौहार है, पटाखा चला रहा है कोई, उसको सामाजिक विकास ही नहीं हुआ, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, होली में पटाखे चला रहा है। या फिर ईद का, बकरीद का त्यौहार है, वो ईद की सेवैयाँ खिला रहा है। ठीक है, तो उसका मानसिक विकास ही नहीं हुआ है, सामाजिक विकास नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सामाजिक विकास होना जरूरी है। भाषा का विकास, भाषा उसको आनी चाहिए। बच्चे में किस प्रकार से भाषा का डेवलपमेंट होता है, पहले वो कौन सा शब्द बोलता है और किस प्रकार से उसकी जीभ काम करती है, कब वो कितनी अवस्था में पहली बार वो जो है बोलने का प्रयास करता है, ये भाषा का विकास है। जीन पियाजे एक जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया, थिंकर हैं एक जीन पियाजे, इनके बारे में खूब पूछा जाता है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इन्होंने जो थ्योरी दी उसको हम पढ़ेंगे। बुद्धि, बुद्धिलब्धि, बुद्धि परीक्षण। ठीक है, आईक्यू लेवल इसको हम बोलते हैं। किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल कैसे डिसाइड होता है, कोई व्यक्ति कम उम्र में कैसे ज़्यादा अपनी बुद्धि को डेवलप कर लेता है, उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है। जो कि अपनी उम्र के अनुसार कम सोच समझ पाता है, उसका आईक्यू लेवल कम होता है। आपने कई बार सुना होगा आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है किसी बच्चे का, वो इतना अच्छा जवाब दे लिया। किसी का होगा यार तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत कम है। तो यहाँ पे आईक्यू लेवल कैसे निकाला जाता है, कितना आईक्यू लेवल होना चाहिए जिससे कि सामान्य माना जाएगा, कितना आईक्यू लेवल होना चाहिए जिससे कि उसको बुद्धिमान माना जाएगा। सृजनात्मकता, यानी कि किस प्रकार से आप जब पढ़ लिख लेगा बच्चा तो वो सृजन करेगा, किस प्रकार से चीज़ों को बनाएगा सोसाइटी में। अगला व्यक्तित्व, वैयक्तिक भिन्नता। व्यक्तित्व तो आप जानते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की यहाँ पर बात होगी। और हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है। कई बार क्लास में होता है कि हमने देखा कि हम एक ही तरीके से सारे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक बच्चे की अलग विशेषता है, उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका पर्सनालिटी डिफरेंशियलिटी है। यहाँ पर क्या है, व्यक्तिक भिन्नता है, डिफरेंस है। हर एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न हो सकता है, तो हमें उसी के अनुसार देखना पड़ेगा कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे किस प्रकार की पर्सनालिटी होगी, किस प्रकार से उसमें भिन्नता होगी। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का परीक्षण हमें समझना होगा कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, उसका परीक्षण करना होगा और उसको समायोजन करना होगा। समायोजन मतलब जैसे 10 स्टूडेंट है आपकी क्लास में, 10 मान लिया, अब उसमें अलग अलग पर्सनालिटी के स्टूडेंट हैं, उनका सीखने का तरीका अलग है, उनका जो कई तरीके अलग हैं। तो इसमें हमको क्या करना होगा, पूरी क्लास को समायोजित करेंगे तभी तो चलेगा। वैयक्तिक भिन्नता, कल्पना मतलब क्या होता है कि उनके सोचने समझने की क्षमता। हम कल्पना करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप सभी बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है डीएलएड में, तो अभी क्या है कि आप में से अधिकतर स्टूडेंट हो सकता है कि विद्यालय न गए हों, ठीक है, या फिर विद्यालय गए हों। मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो विद्यालय नहीं गया है और अभी उसका एडमिशन हुआ, पहली बार विद्यालय जा रहा है, जाने की सोच रहा है,
तो उसके दिमाग में एक कल्पना पहले से होगी, विद्यालय ऐसा होगा, वहाँ पे जाएंगे तो ऐसे पढ़ाई होगी, ऐसे पेपर होगा। भले वो नहीं गया, लेकिन उसके दिमाग में वो कल्पना बनेगी। अब वो कल्पना के अनुसार ही वहाँ पे चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, ये अलग बात है, लेकिन उसके दिमाग में एक इमेज बनती है, उसी को कल्पना बोलते हैं। चिंतन और तर्क। चिंतन आप जानते ही हैं, आप कभी कभी जो है चिंता करते हैं, चिंता अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। आप जो है पेपर को लेकर के चिंतित हैं कि किस प्रकार से डीएलएड का हमारा पेपर हो पाएगा, हम सीटेट कैसे पास करेंगे, बीपीएससी में कब वैकेंसी आएगी, क्या हमारा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या हम इतना पढ़ पाएंगे, चिंतन है। और तर्क का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति कई चीज़ें पढ़ लेता है, कई चीज़ें समझ लेता है सोसाइटी को। देखिए होता क्या है, बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में जिन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की, अच्छे अच्छे पद पे हैं, लेकिन वो होते क्या हैं, वो किताबों तक या तो सीमित है या उनका तार्किक क्षमता विकसित नहीं है। ठीक है, तार्किक क्षमता विकसित नहीं, इसका मतलब क्या है कि आपने कोई उनसे बात की, कोई धार्मिक बात की, कोई आपने उनसे जो है समाज की बात की, तो वो तर्क नहीं उनके पास। आपने कहा कि भाई हिंदू धर्म में बहुत सारे त्यौहार ऐसे हैं कि लोग लेट लेट के मंदिर तक जाते हैं रोड पे, उसमें पूरा मिट्टी उनको शरीर में लग जाती है, पूरा घाव बन जाता है, जख्म बन जाता है, तो ऐसा वो क्यों करते हैं, इसका तर्क नहीं उनके पास कोई है। या फिर मान लीजिए इस्लाम में एक त्यौहार आता है मुहर्रम, तो उसमें मुहर्रम में लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, काटते हैं, तलवार चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दुनिया भर का उसमें अपने आप को दर्द पहुंचाते हैं मुहर्रम में। तो क्या तर्क है इसका? कोई तर्क नहीं है। ऐसा हुआ था पहले, ऐसा है, इसका कोई लाभ है, हानि है, इससे हमें मतलब नहीं है, हम तार्किक रूप से जीरो है। अगर कोई तार्किक व्यक्ति होगा तो इन सब चीज़ों में शायद विश्वास वो न रखे। किसी को तार्किक बनाया नहीं जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। तार्किक विकास जरूर किया जा सकता है किसी का, कि वो हर एक चीज़ को करने से पहले सोचे समझे, और आप अगर उससे कोई प्रश्न करते हैं तो वो तर्क के साथ उसका आंसर दे पाए, ताकि आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो ये आपका तीसरा चैप्टर है। चौथा, अधिगम का अर्थ एवं सिद्धांत। तो अधिगम का मतलब क्या होता है, पहले तो देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो आपको लग रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है, जैसे अधिगम आ गया, या फिर यहाँ पे जो है व्यक्तित्व परीक्षण समायोजन आ गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड, बहुत ही आसान इनका मतलब होता है। जब आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस सब्जेक्ट को आपको मैडम पढ़ाएंगी, और हो सकता है इसी यूट्यूब चैनल पे, हो सकता है किसी और पे हो, तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी इसकी जो भी क्लास होगी वो आपकी मैडम करवाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज़ को अच्छे से आपको समझाएंगे। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना, यानी कि बच्चे को किस प्रकार से सिखाया जाएगा, वो लर्निंग कैसे करेगा, उसका अर्थ क्या है लर्निंग का, और इसमें क्या क्या थ्योरी है। अधिगम, अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, लर्निंग थ्योरी, सीखने का वक्र, सीखने के पठार, अधिगम का स्थानांतरण। सीखने का वक्र मतलब कर्व होता है, कोई तेज़ी से सीखेगा, ऐसे बना दो कर्व, नहीं कोई पहले तेज़ी सीखेगा बाद में स्लो हो जाएगा, ऐसे बना दो वक्र, कोई कंटिन्यूअस सीखता चला जाएगा, ऐसे बना दो। तो इस प्रकार से वक्र पठार आपको पढ़ाया जाएगा। अधिगम का स्थानांतरण, नहीं ट्रांसफ़र, आपने सीख लिया, आपने दूसरे को सिखा दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मान लीजिए आप किसी बच्चे को सिखा रहे हैं कि बच्चों जो है आप 2 से लेकर के 10 तक का टेबल यानी कि पहाड़ा आप याद करिएगा, याद करने का तरीका कुछ खोजिए। तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको याद ही नहीं होगा, और कई बच्चे उसमें ऐसे भी हो सकते हैं जिनको खुद तो याद हो ही गया, वो दूसरे को भी याद करा देंगे। जैसे हम लोगों ने, आपने पढ़ाई की है, ठीक है, जो भी बचपन से आपने पढ़ाई की है, धीरे धीरे आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये जो लर्निंग आपने की, जो आपने सीखा है, अधिगम का मतलब क्या है, लर्निंग, सीखना। ये जो आपने सीखा है इसका ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, ठीक है, स्थानांतरण। अगला है अभिप्रेरणा, ध्यान एवं अभिरुचि। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है कि आप प्रेरित कैसे करते हैं, मोटिवेशन समझ लीजिए इसको। ठीक है, अभिप्रेरणा को अभी आप मोटिवेशन समझिए। जैसे होता क्या है कि आपके दिमाग में मोटिवेशन, किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आता है? आपके दिमाग में कहाँ से मोटिवेशन आया कि आपको शिक्षक बनना है, या फिर किसी के दिमाग में कहाँ से मोटिवेशन आया मुझे आईएएस बनना है, मुझे जो है दरोगा बनना है? ये मोटिवेशन कहाँ से आया? किसी भी व्यक्ति के मन में लालच होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये कहावत है कि लालच बुरी बला है, लेकिन ऐसा नहीं है, लालच होना ज़रूरी है। किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, उसको बहुत मार रहे हैं, उसको याद नहीं हो रहा है, उसको लालच दे दीजिए, बेटा आपको एक चॉकलेट देंगे, आप इतना याद कर लो, वो बड़े आराम से याद करेगा। लालच है। तो जिस व्यक्ति के मन में ये लालच है कि हमको बड़ा पद चाहिए, बड़ी प्रतिष्ठा चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए,
तो उसको कहीं ना कहीं से उसके लिए मोटिवेशन मिला होगा, उसने किसी को देखा होगा कि भाई हाँ अगर शिक्षक बन जाते हैं तो समाज के लोग हमको इज्जत से देखते हैं, पूछते हैं कि और मास्टर साहब कहाँ आपकी पोस्टिंग है, क्या है, कैसे चल रहा है, दुनिया भर की चीज़ें आपको वैल्यू मिलती है। कहीं शादी में जाते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है, लोग आपको पूछते हैं। आपके पास पैसा होता है तो आप थोड़ा बहुत खर्च भी कर सकते हैं, अपने ऊपर भी, अपने माँ बाप के लिए भी कुछ कर सकते हैं, अपने भाइयों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेरणा कहीं ना कहीं से आपको मिलती है। ध्यान एवं अभिरुचि, आपका कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन है। जैसे कई लोग अब वीडियो देख रहे हैं, पता चला कि होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये है, वो पढ़ाई का वीडियो ओपन करते हैं, उनके पास नोटिफिकेशन आया, पढ़ाई का वीडियो ओपन किया, लेकिन 10-20 मिनट देखते हैं, फिर कहते हैं ये सब क्या है, ये सब तो मास्टर फालतू को बता रहा, हटाओ इसको, रील्स देखते हैं। वो वीडियो बैक करके रील्स देखना शुरू कर देता है। और जब वो पेपर देने जाता है, अभी केवल डीएलएड की बात नहीं है, डीएलएड के बाद सीटेट भी देना है, बीपीएससी भी देना है, दुनिया भर के पेपर देने होंगे अभी आप फील्ड में आएंगे तो आप जब पेपर देने जाते हैं तब सोचते हैं कि रील्स में से तो क्वेश्चन आया नहीं, कोई क्वेश्चन आया था क्लास से, और क्लास तो हमने की नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं लगा, हमारा मन कहाँ लगा, पढ़ने में मन ही नहीं लगा, हमारा मन तो लग रहा था रील्स देखने में, मोबाइल में, फेसबुक चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, इधर उधर काम करने में। ठीक है, तो ये ध्यान। अभिरुचि का मतलब होता है कि आपका मन लगना। ठीक है, अभिरुचि का, रुचि का मतलब क्या होता है, आपका मन लगना। किसी भी चीज़ में जब आपका मन लगेगा तभी आप उस काम को कर पाएंगे। जिस चीज़ में मन नहीं लगेगा आप सोचेंगे जल्दी से ख़त्म हो, छोड़ के भागते हैं, कहाँ इस चक्कर में पड़े हुए, फालतू की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये है ध्यान। अवधान, अवधान का मतलब व्यवधान होता है, यानी किस प्रकार से उसमें रुकावट आ सकती है। अभिरुचि। स्मृति, आपको याद कैसे होगा, विस्मृति, आप भूल कैसे जाएंगे। देखिए, स्मृति को लोग अच्छी चीज़ मानते हैं कि हमें चीज़ें याद हो जाती हैं, तो ये अच्छी बात है कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, कोई मान लीजिए टॉपिक पढ़ा आपने, मैथ का स्थानीय मान पढ़ा आपने, प्लेस वैल्यू, आपको याद हो गया, आप चैप्टर के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, बहुत आप खुश हैं, आपकी स्मृति अच्छी है, मेमोरी आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपने सोशल साइंस में एक चैप्टर पढ़ा कि मानव का विकास कैसे हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट आपने पढ़ा, और आपको याद हो गया, आपकी स्मृति मेमोरी बहुत अच्छी, आप खुश हुए। लेकिन आप इसको गलत ना मानिए, ये विस्मृति भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि भूलना भी अच्छी चीज़ है। विस्मृति का मतलब है भूलना। आप केवल याद करने को अच्छा ना समझिए, भूलने को उससे अच्छा समझिए। मान लीजिए सुबह सुबह आप उठे और पिताजी ने 2 थप्पड़ जड़ दिए आपके ऊपर, जो है, क्यों, क्योंकि आप लेट से उठे। उठना चाहिए 6 बजे उठना है, 8 बजे रात भर मोबाइल चला रहे थे, 2 थप्पड़ मार दिए। अब तुम दिन भर उसको लेके बैठे हो कि हमको थप्पड़ मार दिया, बताओ हमारी जो है बेइज्जती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। या फिर मान लीजिए रोड पे कहीं जा रहे थे, किसी से कहा सुनी हो गई, आपने उसको गाली दी, उसने आपको गाली दे दी, लात घुसा हो गया, कुछ हो गया, छोटा मोटा कांड हो गया। ठीक है, या फिर कहीं और किसी ने आपको जो है झूठ बोल दिया, किसी ने आपको धोखा दे दिया, तो आप अगर भूलें ना तो क्या होगा, किसी ने एक थप्पड़ मारा था 5 साल पहले, अभी तक उसको लेके बैठे हुए, बाप रे हमको थप्पड़ मार दिया, अब क्या होगा। नहीं, किसी ने आपको धोखा दे दिया था 3 साल पहले, आप उसको लेके बैठे हुए, बाप रे धोखा दे दिया, अब क्या होगा। किसी ने आपको जो है गाली दे दी तो उसको लेके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, विस्मृति बड़ी अच्छी चीज़, सब भूल जाएंगे टाइम के साथ। तो भूलना भी अच्छी चीज़ है और याद करना भी अच्छी चीज़ है, इनको हम पढ़ेंगे। अगला और लास्ट चैप्टर है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो है, हालांकि यहाँ तक का ये अलग टाइप का था पूरा सिलेबस आपका जो है 5 चैप्टर का, ये 6वां चैप्टर थोड़ा अलग है। स्टैटिक्स है, ये मैथमेटिक्स टाइप का होता है। इसमें आपको कुछ मैथमेटिक्स की गणनाएं, किस प्रकार से मीन, मीडियन, मोड, और किस प्रकार से हम जो है पाई चार्ट बनाते हैं, किस प्रकार से हम मध्यांक निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं, किस प्रकार से पॉलिनोमियल निकालते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होंगी। सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, इसमें कुछ गणित के आंकड़े होंगे। आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन। चित्रात्मक प्रदर्शन का मतलब मान लीजिए एक सर्किल बना दिया और इसमें आपको दे दिया गया कि भाई इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे ही दे दिया सर्किल बना दिया ऐसे, और इसमें चित्रात्मक प्रदर्शन मतलब क्या है, यहाँ लिख दिया कि कुछ लोग जो है 40% लोग टीवी देखते हैं, 30% लोग मोबाइल देखते हैं, 20% लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 10% लोग जो है वो कुछ भी मीडिया से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से देगा आपको, और दे देगा कि जो लोग टीवी देखते हैं उनकी संख्या मान लीजिए 400 है, तो फिर बताइए कि जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से दिया रहेगा चित्रात्मक प्रदर्शन, रेखा चित्रों के प्रकार, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपके 6 चैप्टर होंगे। तो उम्मीद है कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। इसमें बेसिकली CDP आपको पढ़ना है, किस प्रकार से बच्चों का मानसिक स्तर का विकास होता है, किस प्रकार से उनको समझाया जा सकता है, किस प्रकार से उनका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास किया जा सकता है।
कुल क्वेश्चन की संख्या इसमें 50 होगी, कुल नंबर होंगे, क्वेश्चन बार बार बोल दे रहा हूँ, कुल क्वेश्चन 40 होंगे। यहाँ पे जो है कुल क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन 40 होंगे, 50 नंबर के होंगे, जिसमें 25 आपको कम से कम लाने होंगे, वरना आप फेल हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 15, ये भी 15 नंबर के होंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 10, ये आपके 20 नंबर के होंगे। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पहले पूरा पैटर्न समझ लेना है। अब 2-4 क्वेश्चन पे भी हम चाहें तो यहाँ पे बात कर सकते हैं, वरना आपका पहला चैप्टर जो है वो शुरू हो जाएगा कल से। आज आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसको आप देख लीजिए और कल से तैयार हो जाइए। जैसे कुछ क्वेश्चन 1-2 हम आपसे ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम से 2 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम अपने माता पिता से कौन कौन से 2 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। पहला दिया गया जागृत, दूसरा सुप्त, और तीसरा जागृत एवं सुप्त, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो बहुत सारे गुण ऐसे तो जागृत होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो सुप्त होते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बाल विकास का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। हमने शॉर्ट क्वेश्चन बोल दिए हैं। आपका पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से कवर कराया जाएगा। हमारा यहाँ प्रमुख उद्देश्य केवल और केवल आपको DLED पास कराना नहीं है। यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य है कि आप इस सब्जेक्ट को समझ पाएँ, आप CTET पास कर पाएँ, आप बिहार टेट पास कर पाएँ, और आप फाइनली एक BPSC शिक्षक बने। और नहीं भी आप, कई लोग होंगे हम तो साइड में ये कोर्स कर रहे हैं, नहीं हमको बहुत कुछ करना है, हमको IAS बनना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो आप समझिए, आप कुछ भी पढ़ाई करिए, DLED करिए या फिर न करिए, कुछ भी पढ़ाई करिए, लेकिन जो भी सिलेबस है DLED का, ये बहुत बेहतरीन है। इसमें जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, वो सब्जेक्ट आपके निजी जीवन में, वो सब्जेक्ट आपके किसी भी कंपटीशन में, आप साइंस पढ़िएगा तो साइंस तो आपके हर कंपटीशन में आएगा ना, चाहे दरोगा का पेपर दो, चाहे PCS का दो, आप चाहे टीचर का पेपर दो। आप मैथ्स पढ़िए तो मैथ भी हर एक आपके पेपर में आने वाला है। आप सोशल साइंस पढ़िए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब पेपर में आता है, वही आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। आपके क्लास का टाइम निर्धारित कर दिया गया है। पहली क्लास आपकी 7 बजे होती है और दूसरी क्लास आपकी 8 बजे होती है। ठीक है, और कभी कभी आपकी हो सकता है कि 2-3 क्लास भी हो जाएं, जिसमें कि आपको सोशल साइंस भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल हम फिर से शाम को 7 बजे मिलेंगे गणित के साथ। थैंक यू।